चलो आज माँ को वृद्धाश्रम दिखा ही लाता हूँ, बड़े बेटे ने अपनी पत्नी से कहा। तो 75 वर्षीय सावित्री देवी भौचंके होकर बेटे का चेहरा देखने लगी। बेटे के चेहरे पर गंभीरता थी। बोला, माँ एक नया वृद्धाश्रम बना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। आज आपको वहाँ की सब सुख सुविधाएं दिखा लाता हूँ। कोई कमी हो तो आप बता देना, फिर कल तो जाना ही है। जब छोटे बेटे ने भी बड़े की हाँ में हाँ मिलाई तो उन्हें और भी घोर आश्चर्य हुआ। सावित्री देवी को विश्वास नहीं हो रहा था अपने कानों पर। मुझे वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है? क्या हुआ जो कभी कभी गुस्से में बोल देती हूँ कि नहीं अच्छा लगता, अब मेरा बोलना तो वृद्धाश्रम भेज दो मुझे। इसका मतलब क्या ये लोग सच में वृद्धाश्रम भेज देंगे? क्या ये वही बेटा है जो परिवार के कठिन समय में कहता था, माँ बस एक बार पैसे कमाना शुरू करने दो मुझे, देखना फिर आपको कभी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया भर के सारे आराम आपको दूंगा। बड़े बेटे की ये बात सुनकर छोटा भी अपने तुतली ज़ुबान में बोलता, और मैं भी। बेटे की इन बातों को सुन सुनकर सावित्री देवी निहाल निहाल हो ही जाती और फिर 2 गुनी ऊर्जा के साथ काम में जुट जाती। आज उन्हीं बेटों का दोहरा चेहरा सामने आ रहा था। मदन गोपाल जी की मृत्यु के बाद सावित्री देवी ने अपने जीवन में बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए बहुत मेहनत से अपने चारों बच्चों को पढ़ा लिखा कर लायक बनाया था। आज दोनों बेटियां अपने अपने परिवार में सुखी थी। बेटे भी अच्छा व्यवसाय कर अपना अपना परिवार बढ़िया से चला रहे थे। जब बेटियों के विवाह हो गए और बेटे भी लायक हो गए तो सावित्री देवी के पास जो भी थोड़ी बहुत संपत्ति, मकान इत्यादि जो मदन गोपाल जी ने छोड़ गए थे वह सब बेटों के सुपुर्द कर दी थी। वे कहती, आगे पीछे तो सब इन्हीं का ही है, तो आज जब इन्हें आवश्यकता है तब जीते जी अपने हाथों से ही क्यों ना इन्हें दे दूँ। और अब तो संभालने लायक भी हो गए हैं और वाकई अपनी योग्यता से बेटों ने संपत्ति को 2 गुना बढ़ा लिया, जिसका उन्हें गर्व भी था। उस वक्त नातेदार रिश्तेदार में मना भी किया था कि संपत्ति अपने ही हाथों में रखो, सब कुछ बेटों को दे दूंगी तो बुढ़ापे में कद्र नहीं करेंगे। लेकिन वो बोली, अरे मुझे ज़रूरत भी क्या है इन सब की, अब मेरा दान पुण्य हो जाए बस इतना ही चाहिए, और इसके लिए तो मेरी पेंशन ही बहुत है। बेटों को संपत्ति सौंपी और बहुओं को गृहस्थी। समय के चक्र के साथ पहले पहले बहू बेटे हर काम आदेशानुसार करते थे, फिर धीरे धीरे पूछ पूछ कर करने लगे। समय चक्र घूमने लगा तो अब बताकर करने लगे थे, फिर धीरे धीरे करने के बाद बताने लगे। समय और आगे बढ़ता तो उतना ही बताते जितना आवश्यकता समझते थे। गृहस्थी की प्रणाली में भी परिवर्तन हो गया। पहले सावित्री देवी के नियम कायदे से चलने वाली गृहस्थी अब बहू के नियम के कायदे अनुसार आधुनिक तरीके से चलने लगी। वे जब भी बीच में कुछ बोलने का प्रयास करती तो उनका बोलना किसी को भी पसंद नहीं आता। बहू ये कहती, अब ये आपका ज़माना नहीं रहा, हमारे हिसाब से ही कर लेंगे। और बेटे कहते, आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप बस देखते जाओ माँ, सारे काम हो जाएंगे। कभी कभी कार्य प्रणाली को लेकर बहू बेटों से ज़्यादा बहस भी हो जाती तो सावित्री देवी के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुँचती, बहुत गुस्सा आता उन्हें, और कई बार गुस्से में वो कह बैठती, मेरी नहीं सुनना है तो मुझे किसी वृद्धाश्रम में ही क्यों नहीं छोड़ाते। इतना सामर्थ्य तो रखती हूँ कि मेरी पेंशन से वृद्धाश्रम में मेरे रहने का खर्च तो चल ही जाएगा। और फिर सन्नाटा छा जाता। आज बेटे के मुंह से वृद्धाश्रम की बात सुन तो हृदय तार तार हो गया। कभी नातेदारों रिश्तेदारों की बात याद आ रही थी तो कभी हृदय स्वयं ही परवरिश पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा था। बेटे ने पूछा, माँ चले? छोटा बेटा बोला, मैं भी चलता हूँ भैया आप दोनों के साथ। कठिन परिस्थितियों से गुजरकर चट्टान की तरह मजबूत हुई सावित्री देवी अपने आंसुओं को चश्मे में ही समेटते हुए कार में बैठकर जा बैठी। दोनों बेटे भी आ गए। कार में बिल्कुल शांति थी, लेकिन सावित्री देवी के हृदय में तूफान। आंसुओं को रोक कर
अपने आप को संयत कर सावित्री देवी ने ही खामोशी तोड़ी और बेटों से पूछा, तुम दोनों ने यह निर्णय सोच समझ कर तो लिया है ना? क्या ये सही लग रहा है तुम्हें? छोटा चुप था, पर बड़ा बोला, इसमें गलत भी क्या है माँ? सावित्री देवी, समाज क्या सोचेगा? उदाहरण ही प्रस्तुत होगा माँ समाज के सामने। अब छोटा बोला, ऐसा उदाहरण? सावित्री जी सोचने लगी और गाड़ी में फिर से शांति छा गई। उनकी आंखें फिर बरसने लगी। शहर से थोड़ा बाहर निकलकर गाड़ी रुक गई। एक आश्रम के आगे नई बिल्डिंग दिख रही थी। जोरों से काम चल रहा था। बागीचे में तरह तरह के फूल खिल रहे थे। एक प्रतिमा भी लगी थी किसी की, जो कपड़े से ढकी हुई थी। इन तीनों को देखकर एक व्यक्ति लपक कर आया तो बेटों ने परिचय करवाया कि ये यहाँ मैनेजर है, और फिर उससे कहा, ये माताजी है, आप इन्हें आश्रम विजिट करवा कर सारी सुख सुविधाओं के बारे में बता दीजिए। मैनेजर सावित्री देवी को लेकर आश्रम घुमाने लगा और सारी सुख सुविधाओं के बारे में बताने लगा। साथ ही उसने ये भी बताया कि बुजुर्ग को अपने दैनंदिन उपयोग की वस्तुएं जैसे कपड़े इत्यादि भी लाने की ज़रूरत नहीं है, सब यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी बुजुर्ग को इन सुविधाओं के अलावा भी कोई सुविधा लगेंगी तो वो अलग से मुहैया करवा दी जाएंगी। नियति को ईश्वरीय आदर समझकर स्वीकार करने की अद्भुत क्षमता थी सावित्री देवी में, जो अब वो इस आश्रम में ही रहने का मन बनाने लगी। मैनेजर के साथ आश्रम घूमकर आई तो देखा दोनों बेटे आश्रम के ऑफिस में बैठ कुछ लोगों से चर्चा कर रहे थे। सावित्री देवी को देख बेटे ने पूछा, कुछ कमी तो नहीं है माँ? कमी हो तो बता दो, पूरी कर देंगे। सावित्री देवी ने ना में सिर हिलाया और आंखें फिर से नम हो गई, परंतु उन्होंने नमी को चश्मे के बाहर नहीं आने दिया। एक आदमी ने मैनेजर को आकर जानकारी दी कि बोर्ड 2 घंटे में आ जाएगा और शाम तक फिट हो जाएगा मुख्य द्वार पर। बेटा बोला, ठीक है मैनेजर साहब, आश्रम में रहने वाले सभी बुजुर्ग कल से ही आएंगे, तो हम भी कल ही आते हैं माता जी को लेकर। मैनेजर बोला, जी 11 बजे तक आइएगा, 11:30 पर उद्घाटन है। तीनों घर को लौट गए। रास्ते भर शांति छाई रही। सावित्री देवी अपने कमरे में जाकर लेट गई और अपने नए जीवन के लिए मन को मनाने का अथक प्रयास करने लगी। रात का खाना भी जैसे तैसे गले के नीचे उतरा। पूरी रात करवटें बदलते हुए निकल गई। सुबह उठी तो घर के सभी सदस्य बड़े उत्साह से वृद्धाश्रम जाने की तैयारी कर रहे थे। मन शोक से भर गया। सोचने लगी, इतनी खुशी है इन लोगों को मुझे छोड़कर आने की। सभी तैयार होकर निकलने लगे तो सावित्री देवी अपने लड्डू गोपाल की मूर्ति उठाने लगी। ये देखते ही बेटा बोला, नहीं माँ, घर के भगवान आश्रम नहीं जाएंगे, वहाँ पहले से ही मंदिर बना हुआ है। सावित्री देवी किंग कर्तव्य मूड से लड्डू गोपाल की मूर्ति की तरह देखकर मन ही मन बोली, ये कैसे दिन लाया प्रभु की तेरे ऊपर भी मेरा अधिकार नहीं रहा। खैर, जैसे तेरी इच्छा। उन्होंने प्रणाम किया और चुपचाप कार में जाकर बैठ गई। पूरा परिवार बड़ी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया। सभी चहक रहे थे सिवाय सावित्री देवी के। सावित्री देवी सर झुकाकर बैठी थी। बेटे की आवाज़ आई, उतरो माँ, आश्रम आ गया। वे गाड़ी से उतर ही रही थी कि 2 गाड़ियाँ और आकर रुकी। देखा उन्होंने तो दोनों बेटियों की गाड़ियाँ थी। लो, इन दोनों को भी बुला लिया। दुखी हो जाएंगी बेचारी मुझे वृद्धाश्रम में जाते देख, सोचने लगी सावित्री जी। जैसे ही सावित्री देवी गाड़ी से उतरी, आश्रम से 8-10 लोग उसके स्वागत के लिए आगे आ गए। आइए माता जी कहकर आदरपूर्वक अंदर से जाने लगे। समझ नहीं पाई वो इतना सम्मान क्यों। पोता बोला, दादी माँ, आश्रम का नाम तो पढ़ लो। नाम से क्या फर्क पड़ता है, यह सोचते हुए उन्होंने सर ऊपर उठाकर बोर्ड पर नज़र डाली। बोर्ड पर लिखा था, सावित्री देवी मदन गोपाल वृद्धाश्रम। उन्होंने एक बार फिर भौचक्के हो बेटे की तरफ देखा तो दोनों खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। बड़ा बेटा बोला, माँ, आप वृद्धाश्रम में रहने का नहीं बल्कि
वृद्धाश्रम खोलने का सामर्थ्य रखती है। आज आपको इस वृद्धाश्रम का उद्घाटन करना है और पिताजी की मूर्ति का अनावरण भी करना है। अब यह वृद्धाश्रम आपके निर्देशन में ही चलेगा, क्योंकि बुजुर्ग की समस्याएं आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगी। चट्टान की तरह मजबूत सावित्री देवी की आंखों से पानी का बांध अब टूट के चश्मे से बाहर आ रहा था। दोनों बेटों को गले लगाकर झरझर आंसू रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। अपने लड्डू गोपाल की आश्रम ना आने की मर्जी भी अब समझ में आ रही थी। दोनों बेटियां दूर खड़ी आंखों में पानी लिए मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी सुनकर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।